हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक चैप्टर है बच्चों, जो अगर हम टी एस ग्रेवाल के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर थर्ड आता है, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ये मानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत सर थ्योरेटिकल चैप्टर है, सर बहुत बोरियत होती है सर। और स्टूडेंट्स बिलीव मानिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर जिस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ये ग्रामर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सही तरीके से आप जो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बना रहे हैं, ये आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके सेंटेंसेस सही है या गलत। तो उसी तरीके से जो आप अकाउंटिंग करते हैं ना, वो सारी की सारी रूल बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो ये जो चैप्टर है ना, न केवल क्लास 11 के लिए हिसाब से, ये चैप्टर जो है आपके सीए फाउंडेशंस इंटरमीडिएट्स में भी ये चैप्टर्स का बहुत बड़ा वेटेज है बच्चों। तो इस चैप्टर को थ्योरी समझने की भूल नहीं करें, इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। और इसी वजह से जो इस इंटरेस्ट को क्रिएट करने की वजह से हमने इस चैप्टर को आपको पता ही है, क्योंकि हम एक सीरीज जो है मैंने इससे पहले जो है आपका फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद मैंने जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग इक्वेशंस एक एनिमेटेड फॉर्म में ये चैप्टर्स जो है मैंने अपना प्रेजेंटेशंस जो है वो बनाया है, ताकि स्टूडेंट्स जो है आपको बेनिफिट्स हो पाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक बोरियत लगता है ना, तो आप वाले हैं एक बहुत अच्छे वे से हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर का क्या है कंसेप्ट, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो काफ़ी परेशान है, वो कह रहा है कि मेरा प्रॉफ़िट कहाँ गया? स्टूडेंट्स, तो सॉरी, मैं थोड़ा-सा अपने आप को सेट कर लेता हूँ। ओके, सो जो हमारा जो चैप्टर है, वो इसी प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है बच्चों। सो सबसे पहले यहाँ पर मेंटर्स की एंट्री हो रही है बच्चों, कि बिज़नेस गेम जो होता है ना बच्चों, रूल बेस्ड होता है बच्चों। कोई भी एक्चुअली बिज़नेस इतना ईज़ी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं अपने क्लासरूम में भी जब बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछता हूँ अमूमन, कि स्टूडेंट व्हाट्स योर गोल? व्हाट्स योर करियर गोल? व्हाट यू वांट टू बिकम? तो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मैं बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ। क्या बिज़नेस करना इतना ईज़ी है क्या? बच्चों, बिजनेस करने के लिए आपको डिटर्मिनेशंस की नीड्स होगी, कंसिस्टेंसी की नीड्स होगी। और जो स्टूडेंट्स केवल अपने शॉर्ट टर्म्स गोल को, या कोई बिजनेसमैन अपने केवल शॉर्ट टर्म गोल को अगर सोचे ना, तो कभी बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। क्योंकि बिजनेस कभी शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं बच्चों, बिजनेस हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों, हर एक बिजनेस क्या होता है, रूल बेस होता है। और यहाँ पर हम एंट्री करते हैं जन गेप की। केप यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये होते क्या है बच्चों? ये क्या होते हैं? गाइडलाइंस होते हैं बच्चों। जिस गाइडलाइंस की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेट्स में जो है उनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गेप जो है ना, उसका फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताया है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। और ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है बाउंड्रीज। क्या बिजनेस के पैरामीटर्स होंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग ऑपरेशंस को रन करने के लिए। एक तरीके से बच्चों की एक रूल बुक होती है बच्चों, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जैसे हम जो प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है बच्चों। और इसको इंडिया में इसको रिलीज करने का, जो इश्यू करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, वो बड़ी अथॉरिटी है जो इस जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इंडिया में रिलीज करता है, नॉर्म्स बनाता है बच्चों। तो यहाँ पर इस चैप्टर में चीज आती है बच्चों, कि हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमने बनाए हैं बच्चों, वो सारे के सारे किस तरीके से बनाए गए, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होता है। तो बच्चों, कंसेप्ट्स की बात हम सभी को बच्चों को यही बताते हैं बच्चों। ये जो वन शोर्स और ये है बच्चों, ये कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। कंसेप्ट्स क्लियर करना है तो बच्चों बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाह रहे हैं या कुछ और प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना होगा बच्चों। तो डीपली अगर आपको देखना है तो बच्चों बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वही कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट्स का मतलब सीधा संबंध है रूट से बच्चों। रूट्स में क्या आते हैं बच्चों? क्या व्हाट, इसमें आते हैं बेसिक अजम्पशंस आते हैं, और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस जो है, बेसिक जो है
वो सारी चीज़ें जो होती है वो कंसेप्ट में आते हैं। क्यों ज़रूरी है? बच्चों इसमें ये सारे मैंडेटरी रूल्स हैं जिस जिसकी बिहाफ़ पर आप क्या करेंगे ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने कहा ना कि हमने जब रूल्स पढ़े थे, हमने गोल्डन रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने मॉडर्न रूल्स पढ़ा था, जब हमने जर्नल एंट्री हमने सीखी थी। तो ये सब क्या है बच्चों? यही तो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं बच्चों, जिसको हम फ़ॉलो करके हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं बच्चों। रूल यहाँ पर ये सारे जो रूल्स हैं ना, ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाने में है बच्चों, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये तो बता दिया हमने कॉन्सेप्ट्स की बच्चों। कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन्स हो, आप बहुत अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन्स आप कर पाएँगे बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस एक तरीके की ब्रांचेज़ होती है बच्चों। अब ये क्या होता है बच्चों? ये होता है कि आउटकम्स होते हैं लॉन्ग टाइम्स अकाउंटिंग, जहाँ पर ये जो बनते हैं ना बच्चों, जब आप किसी समय आप बहुत समय तक अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तब ये उस टाइम पे आउटकम्स होते हैं। एक नई जो है बच्चों काम करते-करते एक नई तरीके की टेक्निक्स जो होगी बच्चों, वो डेवलप हो जाएगी, वही कन्वेंशंस होते हैं। और ये इवॉल्व होते हैं बच्चों ओवर टाइम बच्चों। धीरे-धीरे जब आप सीखोगे ना, इसको और आप बेहतर बनाते जाओगे बच्चों। रूल कैन अंडरगो चेंजेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप चाहें तो बच्चों आप अंडरगो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बच्चों। नेक्स्ट, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना बच्चों, ये सब कुछ मेन मेड्स होते हैं बच्चों। यस स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं वो मेन मेड्स होते हैं जिनको इनको इवॉल्व किया है ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं? प्रैक्टिस एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं बच्चों। और यहाँ पर सारे के सारे पॉसिबल सजेशंस होते हैं जब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और दे आर नॉट रिजिड लॉज ऑफ नेचर्स बच्चों, ये रिजिड नेचर्स के नहीं हो सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। इट्स मीन दैट ये होते हैं फ्लेक्सिबल्स, और ये यूनिफॉर्मिटीज को क्या करते हैं? इंश्योर्स करते हैं। आज आपको पता है ना कि हमारी यहाँ की जो अकाउंटिंग है जो आज जो गेप जो है ना जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यूएस ने भी क्या किया देखिए, हर कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। जैसे हम अगर हम बात करें यूएस के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ जैसे इंडिया में आईसीएआई है, तो वहाँ उसी तरीके से वहाँ पर भी वहाँ का भी एक अलग तरीके से बोर्ड है बच्चों। तो वो क्या करता है, वो ये सारी चीजें जो है प्रिंसिपल्स, वो यूनिफॉर्मिटी डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ है, या हम जिस तरीके से टेक्निक्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, या कोई और कंट्रीज़ फ़ॉलो कर रही है, तो हमें भी उस टेक्निक्स को फ़ॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं बच्चों, कोई परमानेंट नहीं होते हैं। आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और या स्टे कर सकते हैं जो है वो रिलेवेंस के अकॉर्डिंग। आपको पता है आईसीएआई भी क्या करता है? एवरी है ना? कई बार 6 मंथ, कई बार ईयरली क्या करते हैं, कुछ न कुछ रूल्स में अमेंडमेंट करते हैं बच्चों। ये सारे अमेंडमेंट इन्हीं गेप के थ्रू होते हैं। तो आप चाहें तो इस अमेंडमेंट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या है इस तरीके से एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है बच्चों? ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं बच्चों वर्ल्ड वाइड। बच्चों ये वर्ल्ड वाइड जो है, वो सभी जगह एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। सपोज़ अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप चाहें किसी फॉरेन कंट्री में रिसाइड करना चाहें, या एज़ ए अकाउंट्स वर्क करना चाहें एज़ ए अकाउंट मैनेजर, तो वहाँ और इंडिया के जो रूल्स होंगे बच्चों यूनिफ़ॉर्म होंगे, सेम होंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट, ये अप्रूव्ड होते हैं बच्चों, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये यूज़फुल होती है यूज़र्स के लिए, क्योंकि अगर सेम तरीके की अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, तो बच्चों एक चाहे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, तो वो इंडिया के भी अकाउंट्स को सही तरीके से जो है वो रीड कर पाएगा, सही तरीके से डिसीज़न ले पाएगा उन स्टेटमेंट्स के बिहाफ़ पर। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों? ये पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री होते हैं बच्चों, जिसमें यानी कि अगर आपने कोई रूल्स बना दिए हैं, तो हर एक बिज़नेस ओनर जो है वो अपनी कोई ओपिनियंस उन अकाउंट्स पे नहीं थोप सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जैसा कहा है वैसा कर लिया जाए, नहीं। क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ होती है, रूल्स होते हैं, इसी वजह से कोई भी
पर्सनल बायस की कोई जगह नहीं है बच्चों, अप्रूव होते हैं बच्चों। ये अप्लाई किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से, तो यहाँ पर पूरी तरीके से अप्रूवल होती है बच्चों। क्यों हमें इन सब चीजों की जरूरत है बच्चों? तो बच्चों जरूरत क्यों है बच्चों? यूनिवर्सल लैंग्वेज है बच्चों। जैसे इंग्लिश जो है ना, अगर आप सपोज अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी जाते हैं, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप इंग्लिश यूज करके आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी बातों को समझा सकते हैं, आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ये भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है बच्चों। ये सेम काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है ग्लोबली प्रोवाइड्स करते हैं। नेक्स्ट, मीनिंगफुल डेटा बच्चों। इन सब डेटा से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं। सेम तरीके से है इजी कंपैरिजन बच्चों। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, चाहे वो इंडिया की किसी दो कंपनी के बीच में हो, या किसी ग्लोबल इंडिया और किसी यूएस बेस्ड कंपनी के बीच में कंपैरिजन करना चाहें, बिल्कुल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट द रीजन कि हमने यहाँ पर जो गैप है बच्चों, इसको इवॉल्व किया है बच्चों। और ये जो है, ये इस तरीके की अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड्स करती है कि हम डेटा के बीच में इजीली कंपैरिजंस कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल जो है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो एजम्पशंस की बात करेंगे, तो मेनली हम यहाँ पर 3 एजम्पशंस की बात करेंगे। इस वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम थोड़ा-सा इसे 2 पार्ट्स में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एजम्पशंस है बच्चों, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। मैं अभी सिखाऊँगा कि क्या है मतलब सर गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट सेकंड है बच्चों कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड है हमारे एक्रूवल। तो बच्चों ये तो हमारे क्या हो गए, एजम्पशंस होते हैं। तो बच्चों अगर इसको याद करना है, जीसीसी करके जीसीए कर सकते हैं कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये तीनों क्या है, एजम्पशंस है बच्चों। अब यहाँ पर क्यों है ये एजम्पशंस जो है, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस का क्या मतलब है? बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गोइंग कंसर्न assumptions? ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ बच्चों। गोइंग कंसर्न्स का मतलब है कि हमारा जो बिजनेस हमने सेटअप किया है ना, हमारा कभी भी कोई शॉर्ट रन एस्पेक्ट्स नहीं होता है बच्चों। हम ये चाहते हैं कि हम बिजनेस सेट कर रहे हैं, हम बिजनेस को लॉन्गर टाइम तक, हम लॉन्गर पीरियड ऑफ रन जो है वो बिजनेस को हम रन करेंगे बच्चों। तो बिजनेस एक मैराथन की तरह है। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable futures, no intention to close or scale down significantly। बच्चों किसी बिजनेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसके स्केल डाउन किया जाए, foreseeable futures होता है बच्चों। तो इस कंजम्पशंस का क्या मतलब है बच्चों? यही मतलब है यहाँ पर। हम अगर बात करें द 10 ईयर एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, जैसे आपने एक मशीन बाय करी, ठीक है, जिसका प्राइस है 1,10,000 बच्चों, और रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 10,000। सपोज आप उसे 10 ईयर्स लेटर जब आप उसे स्क्रैप में सेल्स करेंगे ना, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? तो आपने ये मान लिया कि 10,000 आपको ये मिल जाएगा बच्चों। और एक्सेप्टेड लाइफ जो है इस मशीन की 10 ईयर्स है। तो वी डू नॉट ट्रीट द टोटल कॉस्ट एज एक्सपेंसेस ऑन द वन डे। हम ये 1,10,000 को कभी भी एक साथ कभी एक्सपेंसेस में राइट डाउन नहीं करेंगे बच्चों। ये कितना इंपॉर्टेंट है गोइंग कंसर्न assumption। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजंस कि हम कोई खर्चा हम कर रहे, मशीनरी बाय किया या फर्नीचर्स बाय किया, क्यों नहीं हम उसे एक्सपेंसेस के साथ में क्लब करें एक साथ में? तो बच्चों यही हमारी जो assumptions है वहां पर काम आएगी। गोइंग कंसर्न assumptions की वजह से हम कभी भी ये इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, कभी भी हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1,00,000 रुपए का जो एक्सपेंसेस हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 लाख में से 1,10,000 में से 10,000 रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हम माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो होगी 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख एक साथ हम कभी भी राइट ऑफ नहीं करेंगे। इसे सिस्टमैटिक वे से हम 10 इयर्स में हम राइट ऑफ करेंगे। अगर 10 लाख रुपीस, सॉरी, अगर 1,00,000 रुपए की चीज है तो बच्चों अगर आप देखें तो 10 इयर्स यानी कि 10,000 आपको क्या करना होगा, रिटन डाउन करना होगा। तो ये assumptions की वजह से ही हम क्या करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम अलग-अलग डिफाइन करते हैं, अलग-अलग हम सेग्रीगेट करते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि हम क्यों जो है मशीन्स खरीदी है उसको एक साथ हम राइट डाउन नहीं करते हैं। तो उसका जो है टोटल देखा जाए तो गोइंग कंसर्न assumptions के अकॉर्डिंग बच्चों।
तो ये हमें बताता है, डिस्टिंक्शंस बताता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में बच्चों। अगर आपको नहीं पता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं बच्चों, वो नॉन रेकरिंग नेचर्स के होते हैं। जो रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता है, नॉन रेकरिंग का मतलब है जो कभी कभार होता है। तो जैसे मशीन खरीद रहे हो आप बिजनेस में, तो अगर आपका बिजनेस जो है मशीन से रिलेटेड नहीं है, मशीन अगर आपके गुड्स नहीं है, तो मशीन से आप ऐसा थोड़ी कि हर दिन खरीदेंगे, हर मंथली खरीदेंगे। आप कभी 1 ईयर में एक मशीन बाय कर ली, तो ये कभी कभार होने वाला एक्सपेंस है, दैट इज नॉन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सपोज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए गुड्स जो है वो डेली खरीदेंगे। आप जो सैलरी है वो आप मंथली पे करेंगे, दैट इज अ नॉन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेकरिंग नेचर्स के होते हैं, जो बार बार होते हैं। आई होप आई स्टूडेंट को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है बच्चों कंसिस्टेंसी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कंसिस्टेंसी अगर किसी इंसान में आ गई ना, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। जैसे एक पर्सन है, जैसे मैं क्या नाम है, पीयूष जोशी, नहीं सॉरी, पर्सन है जो बहुत बड़ा ब्लॉगर है, आई फॉरगेट द नेम। तो बच्चों वो बहुत यूट्यूब पे बहुत फेमस है बच्चों। तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो उनका सक्सेस होने का एक जो था ना, एक रीजन था, वो यही था कि उन्होंने वो कंसिस्टेंसी रखी बच्चों। उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि मैं पहले टारगेट सेट किया कि मैं 10 डेज अपने वीडियोस अपलोड करूंगा। उन्होंने 10 डेज वीडियोस किए, फिर 20, फिर 1 ईयर बिना रुके बच्चों। और वो आज इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आते हैं, बड़ी बहुत बड़े लेवल पे। तो बच्चों जो भी आप स्टडी करें ना, उसे कंसिस्टेंसी जो रखें, कम से कम अगर आप 1 आवर भी पढ़ रहे हैं या 2 आवर्स भी पढ़ रहे हैं डेली, तो इसको आपको ब्रेक नहीं करना। डेली टू डेली आपको जो है कंसिस्टेंसी हमेशा रखनी है बच्चों। मैं स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ बच्चों। तो ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊं बच्चों। अब ये क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज आप कंसिस्टेंट नहीं है और अगर आप राइट है, तो इसका मतलब क्या है दोनों फोटो का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल एंड एलिमिनेट द पर्सनल बायस। अगर आप पर्सनल बायस, जैसे एक पर्सन है ना बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो अपने अपने थिंकिंग से क्या कर रहा है, कुछ भी अपनी तरीके से सोच रहा है, दैट इज नोन एज द पर्सनल बायस। ये चेंजिंग द मेथड कंसिस्टेंटली ruins द कंपेरेबिलिटी। कभी ये जोकर को लेके आ रहा, कभी ये सुपरमैन को, कभी किस पर्सन को, एक नॉर्मल पर्सन को लेकर आ रहा, मतलब ये अपने मेथड को चेंजेस कर रहा है। दैट इज नोन एज कि कोई भी अगर आप मेथड कंसिस्टेंटली अगर चेंज करोगे तो कंपेरेबिलिटी नहीं होगी बच्चों। कभी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे दो डेटा के बीच में बच्चों। सपोज अगर आप कोई कंपेरिजन कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सपोज आपने एक ही फिगर सेलेक्ट कर लिया कि नहीं बस मेरा यही है, बस इसी के ऊपर वर्क करूंगा, दैट्स। और यहाँ पर अगर कोई एक चीज आपने फॉलो कर ली ना, तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप कंपेरेबल कर सकते हैं। तो पिक डेप्रिसिएशन मेथड। जैसे हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है, नॉर्मली हम बात करते हैं WDV, या अगर हम बात करें SLM मेथड्स की। WD का मतलब होता है राइट डाउन वैल्यू मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड्स होता है SLM का मतलब। तो अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन का एक मेथड सेलेक्ट कर लिया WDV, तो आपको ओवर द पीरियड, आप जब तक आपका बिजनेस है, आपको WDV मेथड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं एक साल WDV, एक साल SLM, तो कभी भी आपका बिजनेस कंपेरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की बात करें, इट कैन ओनली चेंज द लोअर स्टैंडर्ड रिक्वायर अ मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर हमारा गेप या इस तरीके के कोई कंसेप्चुअली या जो लो के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस हो जाए, तभी आपको चेंज करना है। अदरवाइज जो सेम मेथड से उसी को आपको ओवर द पीरियड फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारी assumptions आती है बच्चों एक्रूअल assumptions। बच्चों इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये होता क्या है बच्चों एक्रूअल assumptions। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्शंस वर्सेस कैश। ये सपोज एक एक्शंस आपने किया कि भाई, सपोज अगर आपने कोई ऑर्डर दिया, सपोज हम बात करते हैं एक ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर मीन्स मीन दैट एक्शन। क्या इस ट्रांजेक्शन को अभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, या हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब सेटलमेंट हो जाए, पैसों को सेटलमेंट हो जाए। तो बच्चों हमारे यहाँ पर एक जो है एक्रूअल assumptions यही यही कहता है बच्चों। तो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। जैसे कई बार किसी ने ऑर्डर, अगर सपोज आपको कोई बिजनेस है और समवन had called to you that कि सर मुझे ये पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, केवल एक ऑर्डर बुक करवाए। क्या उसी ऑर्डर के बिहाफ पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे? कब रिकॉर्ड किया जाएगा? या आप जब गुड्स को डिस्पैच करोगे तब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, या फिर जब उनसे सामने वाले से जब पैसा मिल जाएगा तब रिकॉर्ड करोगे? कब करोगे बच्चों?
तो बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाता है ना, कभी भी ऑर्डर के बिहाफ पर कभी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ना जब कैश आ जाता है तब आपको रिकॉर्ड करना है बच्चों। इस ऑर्डर को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने कोई गुड्स को डिस्पैच किया बच्चों। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज यही बताता है कि हमें सेल अपनी कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब बच्चों आप अपनी सर्विसेज या आप अपने गुड्स को डिस्पैच करते हैं। सर्विसेज से तो सर्विस रेंडर करोगे, गुड्स से तो डिस्पैच करोगे, दैट टाइम आपको अपनी रेवेन्यू को मान लेना है बच्चों। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। कभी भी बच्चों रिकॉग्नाइजेशंस व्हेन इनकर्ड, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज वेदर वेदर पेड इन कैश और नॉट, बच्चों कभी भी हमें एक्सपेंसेस को भी हमें उसी दिन मान लेना है जिस दिन वो हो चुका है बच्चों। चाहे आपने उसके लिए अभी पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको उस समय उसको एज ए एक्सपेंसेस आपको उसे ट्रीट कर लेना है बच्चों। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने कोई जनवरी फर्स्ट में कंप्यूटर बाय किया, ठीक है बच्चों। मेसर्स आरएसएम एंड कंपनी, आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का आपने कंप्यूटर बाय किया और पेमेंट ड्यू है बच्चों कब, अप्रैल 15 तक। तो बच्चों जब आपने कोई कंप्यूटर बाय किया अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, दैट इज नॉन इज योर लाइबिलिटी बच्चों। तो हमें क्या कर लेना है बच्चों, देखिए एक तरफ आपको एसेट्स भी मिल गई, सपोज अगर कंप्यूटर आप, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि आप कंप्यूटर को एसेट्स मानते या नहीं मानते। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सपोज ये मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपके लिए एसेट्स है और अभी आपको पेमेंट करना है, दैट इज नॉन एज लाइबिलिटी। तो यहाँ पर बच्चों यू ऑन इट नाउ, जब आपको मिल गया है तब आपको इस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट, सेल किया बच्चों, सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 ऑन 2 मंथ क्रेडिट, कैश रिसीव हुआ अप्रैल 27 को। तो क्या कब हमें रिकॉर्ड करनी है बच्चों, जब बच्चों आपने गुड्स को डिस्पैच किया है बच्चों, तभी आपको रेवेन्यू मान लेनी है, न कि 27 को बच्चों। अब यहाँ पर हम बात करें लेजर टूल्स की बात करें, तो यहाँ पर हम जनवरी फर्स्ट और फेब 27 को इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हम कभी भी अप्रैल का कोई वेट नहीं करेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है बच्चों। तो बच्चों थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया, मैंने आपको गेप के बारे में समझा दिया, मैंने आपको एजम्पशंस बता दिया, हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशंस क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी, हमारा एक्रूअल कंसेप्ट क्या है बच्चों। तो बच्चों ये सारे रूल्स जो है बच्चों हर बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं बच्चों, एक जैसी चीजें हम लेकर आते हैं। ये बिजनेसेस के बीच में ट्रस्ट जो है क्रिएट करते हैं और इससे बिजनेसेस जो है वो ग्रो करते हैं सपोज। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप यहाँ पर इंडिया में, सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में सपोज अगर आपकी जॉब यूएस या यूके लग जाती है और सपोज वहां पर बैलेंस शीट, जैसे हमारे यहाँ क्या लिखते हैं लाइबिलिटीज और इस तरीके से एसेट्स लिखते हैं, यूके में थोड़ा बहुत अलग है बच्चों। यूके में क्या होता है कि एसेट्स पहले आती है और लाइबिलिटीज बाद में आती है बच्चों, आप आगे सीखोगे। तो बच्चों केवल थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बाकी सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन जो है सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। बढ़िया, आज जो है हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट कि ये जो चैप्टर है क्लास, न केवल क्लास 11, आपका सीए फाउंडेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, और मैंने आपको बता ही दिया था कि हम ये टॉपिक को जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ रहे हैं। नो वन इज ऑन द इंटरनेट जो आपको इस तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ा रहा है बच्चों। मुझे पता है कि क्या चाहिए बच्चों, ये है कि थोड़ा सा फेमस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हम पीछे हैं। बट डोंट वरी बच्चों, हम मेहनत कर रहे हैं कि हम सभी बच्चों के अप्रोच में पहुंच पाए बच्चों। देखिए सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। अब ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ताकि आप थोड़ी सी सही तरीके से चीजों को समझ पाए स्टूडेंट्स। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स ये क्या है बच्चों। जैसे बिजनेसमैन जो है, सपोज उसने 1 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस को स्टार्ट करते समय बच्चों। व्हेन बिजनेसमैन स्टार्टेड द बिजनेस ही हैज इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख रुपीज। तो बच्चों यहाँ पर इस बिजनेस में उन्होंने 1 लाख रुपीज डाला है। तो जो ओनर जो है ना बच्चों, बिजनेस का जो ओनर है,
इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक अ क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये कभी नहीं कहा जाएगा कि ये बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर द सेम थिंग्स। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना जाएगा बच्चों इसके अंदर। तो यहाँ ओनर इज जस्ट अ क्रेडिटर्स टू द बिजनेस, वी ओनली रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे जो बिजनेस में, वो फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। कभी भी बिजनेसमैन के एस्पेक्ट से हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं नॉर्मली जेठालाल जी का एग्जांपल लेता हूँ कि जेठालाल जी की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और जेठालाल जी जहाँ रहते हैं वो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। क्या गोकुलधाम सोसाइटी के कोई खर्चे कर रहे हैं, वहां जो खर्च हो रहे हैं, क्या उसे बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा? कभी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स हैं बच्चों। तो business is considered to be a separate from its owner. Entries are recorded from the point of view of the business. जो भी transactions, जो भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों कभी भी बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। इवन बिजनेसमैन का बिजनेस में कभी नाम भी नहीं आता। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डाल रहा है ना, हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है ना, हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन कभी भी बिजनेसमैन का बिजनेस में कभी नाम नहीं आता बच्चों। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बच्चों मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओनली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर इन द मनी, उन्हीं ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों। कितना भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भले जरूरी हो जाए, जैसे सपोज धीरू भाई अंबानी की जो डेथ हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर थे, इतनी बड़ी इवेंट्स हो गया, क्या उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है बच्चों। तो वो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो बच्चों। तो यहाँ पर हम कभी भी ह्यूमन रिसोर्सेज, सपोज अगर आपने किसी एचआर या किसी मैनेजर्स को अपॉइंट किया, कभी भी उस अपॉइंटमेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते बच्चों। इग्नोर द इन्फ्लेशन, 1000 टुडे इज ट्रीटेड द सेम एज द 1000 टुमारो, ये भी कभी नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों कभी भी हम जो है पर्सनल या यहाँ पर हम क्वालिटेटिव्स कभी डेटास को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ओनली हम क्वांटिटेटिव डेटास को रिकॉर्ड करेंगे। मनी, जहां पर भी मनी का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है ना, वो ही ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अदरवाइज कोई भी ट्रांजेक्शंस अदर देन मनी है बच्चों, उसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बच्चों ये सब जानते हो, हमको सबको बताया कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है? 31 मार्च। तो हमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, इसी इसी पर्टिकुलर इस पीरियड्स में ही हमें रिकॉर्ड करना होगा। जैसे सपोज अगर हम बात करें, लेट्स जस्ट चेक आउट द प्रॉफिट ऑफ द 30 ईयर्स। बच्चों कभी भी एक साथ आप प्रॉफिट्स को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू हैव टू डिडक्ट इट, यू हैव टू डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स। बच्चों ईयर टू ईयर आपको डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों, है ना? तो बैंक्स एंड मैनेजमेंट नीड टू मेक डिसीजंस नाउ, क्योंकि हम क्या करते हैं, सब जो है ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी 1 ईयर्स में बच्चों, कभी भी एक साथ नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब बिजनेस बंद होगा, जब हम बिजनेस को शट डाउन कर रहे होंगे, जब क्लोज कर रहे होंगे, तब हम वहां पर पता लगाएंगे कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया। कभी नहीं बच्चों, ईयर टू ईयर हमें क्या करना होता है, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट कंसेप्ट, या जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहा गया। सपोज आपने कोई 2010 में कोई जो है परचेज किया कोई शॉप वगैरह, आपने उसे कहाँ देखा, कितना वैल्यू पे दिखा है? 5 लाख। सपोज आज उसकी वैल्यू बच्चों बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 5 लाख से 7 लाख रुपए होगी। क्या ये मार्केट वैल्यू को कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा? कभी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों। आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया जा होगा वो 5 लाख रुपीज रिकॉर्ड किया जाएगा। इवन इसमें डेप्रिसिएशन भी कट कर लिए जाएंगे। तो बच्चों हमेशा कोई भी एसेट जो रिकॉर्ड करना है ना बच्चों, उसको उस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है जिस प्राइस को आपने पे किया है उस एसेट्स को एक्वायर करते समय बच्चों। हमें कभी भी मार्केट वैल्यू का कभी ध्यान नहीं रखना है बच्चों। ऐसा नहीं कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है तो सर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में यही वैल्यू लिखना है। कभी भी नहीं, कभी भी मार्केट वैल्यू चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमेशा जो है इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। पर्सनल बायस से ये बिल्कुल अलग है बच्चों। नेक्स्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट
ड्यूअलिटी प्रिंसिपल्स आपको पता है ना, एक साइड डेबिट होगा तो दूसरा साइड क्रेडिट होगा, दोनों सेम होंगे बच्चों। तो सपोज यहाँ पर 1 लाख रुपए सपोज अगर कैश आया है ना बच्चों, तो उसके पीछे रीजन है या तो आपने बैंक लोन लिया होगा या आपके सेठ जी ने कोई ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की होगी। तो बच्चों देखिए ये कैश ये जो आता है वो किस में आता है, हमारी एसेट्स में, और ये बैंक लोन और जो कैपिटल जो है वो लाइबिलिटीज का पार्ट है। बैंक लोन जो होगा वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा, और जो सेठ जी ने कैपिटल लगाई है वो इंटरनल लाइबिलिटीज होगा, बस डिफरेंस इतना है। लेकिन बच्चों हमारी एसेट्स जो हमेशा हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की इक्विवेलेंट होगी ही होगी बच्चों। तो एसेट जो है वो हमेशा ओनर्स इक्विटी और क्लेम ऑफ आउटसाइड्स के इक्वल होगी बच्चों। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स कर दी है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कब रेवेन्यू मान लिए, कब माननी है बच्चों। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों कि जैसे फरवरी 2025 में सपोज आपने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, और मई 2025 में आपको रेवेन्यू रिसीव हुई है, कब मानना है बच्चों, हमेशा तब मान लेना है जब सपोज अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस रेंडर करिए, या जब आपने कोई गुड्स डिस्पैच किया है तभी आप उसको रेवेन्यू कंसीडर कर लेना चाहिए बच्चों। हाँ, केवल ऑर्डर के टाइम पे बच्चों, ऑर्डर अगर मिला है ना बच्चों, तो ऑर्डर में टाइम में कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। जब चीजों का डिस्पैच हो गया है बच्चों, जब मनी रिसीव हो गया है वो जरूरी नहीं है, जब डिस्पैच हो गया, डिस्पैच पे ही आपको ये रेवेन्यू मान लेनी है बच्चों। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या शो करता है बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल शो करता है कि हमारा जो रेवेन्यू है, सपोज अगर हम 2024 की बात करें, ठीक है ना, तो बच्चों हमारा 2024 का रेवेन्यू हमारे 2024 के एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा है इसका मतलब आपने मिस्टेक करी। जैसे यहाँ पर 3 साल का रेंट आपने पेड किया बच्चों, लेकिन 3 इयर्स का है बच्चों, ये कभी भी इस 2024 के रेंट से कभी मैच नहीं हो सकता है, या इस रेवेन्यू से कभी मैच नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों आपको उस 1 ईयर, जिस ईयर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया है, उसी साल के एक्सपेंसेस को उसी साल की रेवेन्यू के साथ में आपको क्लब करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्यों नहीं मैच होगा बच्चों, इसका रीजन है कि ये क्या है बच्चों, आउटस्टैंडिंग है बच्चों। एक सेकेंड, तो सपोज सपोज अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किया है वो उस पर्टिकुलर ईयर का है, तो बच्चों भले ही आपने पे नहीं किया लेकिन आपको उस 2024 के एक्सपेंसेस में दिखाना होगा। सपोज कोई 2025 का रेवेन्यू आपको पहले रिसीव हो गया है ना, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 2024 की इनकम ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। या आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया तो बच्चों वो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको माइनस करने पड़ेंगे। आपको जिस ईयर का एक्सपेंसेस है उसी साल के रेवेन्यू के साथ में आपको मैच करना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बच्चों रेवेन्यू है ना बच्चों, वो हमेशा हमारे उस ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करनी होनी चाहिए बच्चों। तो मैच एक्सपेंसेस यही दिखाता है कि अकाउंटिंग पीरियड इज अगेंस्ट रिलेटेड द रेवेन्यू रादर देन कैश रिसीव और पेड बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बच्चों, जो कि नाम से पता चल रहा है कि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बच्चों। अगर आपने ये सोच लिया कि दिवाली के अंदर खूब सारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट्स को अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लो बच्चों। कभी भी इस तरीके की मिस्टेक मत करना, डोंट डू दैट बच्चों। लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, वो प्राइस उसका डाउन होगा, या मेरे कोई ऐसे देने वाले डेटर्स हैं वो उनका पैसा डूब जाएगा। जब आपको ऐसा पता चल रहा है ना बच्चों, आपको उसके प्रोविजंस पहले ही कर लेना, यानी कि आपको अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस का पहले ही प्रोविजन कर लेना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को कभी भी लिखना नहीं चाहिए बच्चों। केवल हमें अपने एक्सपेक्टेड या जो हमें पॉसिबल लॉसेस है उसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को नहीं लिखना चाहिए बच्चों। अब हम यहाँ बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की, बात करते हैं डिस्क्लोजर्स वर्सेस मैटेरियलिटी प्रिंसिपल बच्चों। ये दोनों सिंपल्स हैं, इस वजह से दोनों को एक साथ रख रहे हैं बच्चों। फुल डिस्क्लोजर्स में ये है कि बच्चों अकाउंटिंग में कोई भी जो चीज है बच्चों, कभी भी उसे हिडन नहीं रखना है। आपको हमेशा बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे आप उसको, जैसे कोई बिजनेस के ऊपर किसी ने केस कर दिया सर, अब उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी आप क्लास 11 में, अभी आपको आइडिया नहीं है कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो लिखते हैं ना बच्चों, उसकी
जो फुटनोट है ना, जहाँ पर हम बनाते हैं, जहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हुआ उसके नीचे फुटनोट बनाते हैं, उसमें भी आपको लिखना है, मतलब लिखना जरूर है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी, दैट्स नोन एज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो कोई भी रिकॉर्ड है ना, कोई भी वो आपको लिखना, जैसे सेठ जी की कोई मिस्टेक है, trying to hide a temporary closures of plant due to the environmental problem. बचतारा बोल रही है, discuss its users need to know why turnover is low। बच्चों ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका कोई लॉसेस या आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके पीछे कोई रीजन है, आपको ये इन्वेस्टर्स को बताना होगा, नहीं तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट आता है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। बच्चे मैंने कहा ना, कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मानते हैं, और कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो जो कंप्यूटर खरीदा है ना उसको भी ऐसे ट्रीट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। तो यही मेटेरियलिटी प्रिंसिपल्स जो है ना, वो डिफाइन करती है कि किन चीजों को हमें फोकस रखना चाहिए, किन चीजों को हमें नहीं रखना है। फोकस ओनली ऑन द आइटम दैट इन्फ्लुएंस और द इन्वेस्टर डिसीजन। जो इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को जो डिसाइड करे या डिफरेंशिएट्स करे, या उनके डिसीजंस को लेने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तभी आपको वो चीजों को दिखाना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखाना चाहिए। जैसे Tara's fix. Ignore its 2,50,000 repair is the material for the 10 lakh turnover, but is the intervene for the 15 crore turnover। बच्चों ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस का लेवल। अगर छोटा कोई खर्चा है तो बच्चों उसे आपको नहीं दिखाना है, उसे रेवेन्यू। लेकिन आपने कोई बड़ा खर्चा कर दिया तो उसको आपको जरूर दिखाना पड़ेगा एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये यही बात है बच्चों कि आपको यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा कि वो चीज मेटेरियलिटी रखती है। जैसे लोग खरीदा, अब लोग खरीदा है, अब लोग भले ही आपका वो 10 ईयर्स चलेगा, लेकिन जो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए कि बिजनेस में कोई मैटरिटी नहीं रखता, बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैटरिटी नहीं रखेगा। इससे तो अच्छा है कि उसे उसे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स। बच्चों आई पेड द सप्लायर्स 50,000 केस, जस्ट राइट इट डाउन। बच्चों हर एक चीजों के पीछे एविडेंस होना चाहिए बच्चों, कोई भी नॉन एविडेंट चीजें नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग हमेशा पर्सनल बायस से दूर होनी चाहिए बच्चों। मेजरमेंट होना चाहिए और वेरीफाइबल एविडेंस होने चाहिए जिसे वेरीफाई किया जा सके बच्चों। अगर आपका इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, उसे कोई भी उसे अप्रूवल नहीं देगा बच्चों। अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट्स की, तो मैंने बता दिया है कि ये सब मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, प्रूडेंस, डिस्क्लोजर्स एंड मैटेरियलिटी, वेरीफाइबल, कॉस्ट और ड्यूल एस्पेक्ट्स, मनी, है ना, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, मैंने सब चीजें बता दी बच्चों। तो ये सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो आई कैन जस्ट विंग इट, बट इफ द फॉलो दिस रूल्स माय बिजनेस एक्चुअली मेक्स सेंस। तो ये बता रही है, यस सर, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये हमेशा जो है आपका बिजनेस में डिसीजंस लेने में और आपके इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में हमेशा हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।